Listeners, welcome to today's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete and comprehensive update on the economic news of the day. And yes, of course, while we give you the economic news, we shall also be taking calls from our listeners, it being a Monday today, on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But yes, of course, do remember, we do not address company-specific queries. To reach us, you may call us on 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. I'm Sarabjit Kaur and with me is my co-anchor Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर एक नजर के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और आपके फोन कॉल्स को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमें हमारे फोन नंबर 2331-4444, 2342-1050 और 2331-0464 पर फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले कृपया 011 डायल करें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ अमन अग्रवाल। अमन, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पे, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ सरबजीत। Prime Minister Narendra Modi embarks on diplomatic tour to France and the US to co-chair AI Action Summit in Paris tomorrow. Benchmark domestic indices end in negative territory amid mixed global cues. Sensex flips over 540 points, Nifty closes at 23,382 and crude oil prices surge over 1%. Brent crude trades at $75.67 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और अमेरिका की कूटनीतिक यात्रा पर रवाना। वे पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट का दौर, सेंसेक्स 540 अंक का, निफ्टी भी 23,382 के स्तर पर दर्ज और वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 1% से अधिक की तेजी। ब्रेंट क्रूड $75.67 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज। And yes, listeners, now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a landmark diplomatic tour to France and the United States amid bolstering strategic economic and technological partnerships with both nations. At the invitation of French President Emmanuel Macron, he is visiting France from today till the 12th of February. While in France, he will co-chair the AI Action Summit tomorrow, engage in key bilateral discussions and inaugurate India's new Consulate General in Marseille. PM's visit to France is set to give a major boost to economic and trade relations between the two nations. With bilateral trade exceeding $13 billion and growing investments in key sectors such as defense, infrastructure and digital technology, the visit will focus on strengthening strategic partnerships. Following his engagements in France, Prime Minister Narendra Modi will proceed on a 2-day visit to the United States at the invitation of President Donald Trump. और यहाँ पे हम सबसे पहले अपने आज के सबसे पहले कॉलर दिल्ली से आशीष को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जी आशीष, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग टीम मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग। आशीष बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। सर, मैं जानना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनसे कि ट्रेडिंग को बैन लग जाता है, एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो सर उनकी वैल्यू ऊपर नीचे कैसे होती है? बायर सेलर उसमें कैसे दिखाते हैं आ रहे हैं, देखिए उसका जो मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे कैसे हो? देखिए जी, ऐसा है कि जो शेयर्स जो हैं स्टॉप कर दिए जाते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होती है, उसको स्थगित कर दिया जाता है। वो कभी कभी स्टॉक एक्सचेंज इसलिए करता है कि या तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई हो या एकदम से बहुत ज़्यादा उछाल देखा गया हो, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा लूज ना हो, और या कोई ऐसी खबर मार्केट में आए कि या उनके पास कोई स्पेसिफिक आए कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है कंपनी में या स्टॉक में, तो इस वजह से वो उसको स्थगित कर देते हैं और उस समय फिर वो स्टेज के लिए नहीं रहता है, वो उसका ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर कभी कोई शेयर मार्केट से बाहर चला जाता है, फिर उसे आप OTC एक्सचेंज पे ही ट्रेड कर सकते हैं। ये सब सभी जो करता है वो निवेशकों की सुरक्षा के लिए ही करता है। दिल्ली से एक और श्रोता RS दहिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिस्टर दहिया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। Sir, we were listening the opinions of financial experts in last about 1 or 2 months that after
Mr. Trump takes the oath and he announces his policies, and after Delhi elections and after the budget, the market will get some directions and will take a cue from that. What do our technical analysis show about the market trend in the next 1 month to 3 months or maybe next 6 months? अमन, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि सवाल पूछते समय अपने रेडियो का वॉल्यूम जरूर कम कर दें, जिससे कि कार्यक्रम में व्यवधान न हो. जी अमन. You see, the thing is that you're very correct. Everybody has been talking about Trump's outcome as well as the outcome of the budget and the elections in Delhi. Elections in Delhi per se do not have any impact on the stock exchange movements. Yes, overseas in sentiments as well as the sentiments of the budgets do make an impact. We have not seen the expected roar which is there because the budget majorly did give relief to the middle class. And but there was not too much on the capex which was there, the capital expenditure. That means what is the major expenditure which the government is going to do in terms of building up resources and structures. That was kept at the same level as it was last year. Even last year the expenditure done on that was little less, and that is one thing which has the market negatively reacted to. So far as Trump is concerned, he is only talking of tariffs, and he has raised a certain amount of tariffs also on certain items. But the clarity in his program is still not there. He is making programs which are going to make United States stronger, but then his program in terms of how foreign policy would look like is still not there, as well as the investment framework, and that's why we are not seeing too much of a change. Fundamentally, there is nothing wrong with India or Indian companies so far. Our next caller from Kolkata, KK Sehgal. Good evening. Good evening. I have two questions regarding capital gain tax on sale of residential property. Is there any exemption for super senior citizens more than 81 years of age? And second question is that for the capital gain, if I buy another property of the capital gain amount, can I gift it to my daughter within 2 years or 1 year? First of all, there is no exemption based on senior or super senior citizen framework. Secondly, you can buy. You do not need to use the full amount which is there, but there is a specified amount which you need to use. You can use more or less based on what you want. It is better if you can check with your chartered accountant once he files your return as to how much is actually doable. And if you are able to buy an asset, you can do that. As far as transferring it, in accordance to the transfer of to the family relations, each state has a different rule for transferring the property. So which state you are based in, the rule will be applying from that. So you need to check with the authority and the rules thereon. If there are certain rules, what is the rules? In certain states, they are transferring at a very low rate. Certain states they are taking full rate. So the transfer is possible. Transfer can also be done through a will, but it is not suggested if you are doing it during your lifetime. It is better to get it transferred and as a gift and register the gift as well as get the property registered in the child's name, which will be 100% surety during your lifetime. लेकिन कैपिटल गेन के मामले में किसी तरह की कोई राहत नहीं, कोई डायरेक्ट राहत ऐसी नहीं. गाजियाबाद से मिस्टर गौरव हमारे साथ अन्य अगले श्रोता के तौर पे मौजूद हैं. जी गौरव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. अपना प्रश्न पूछें. नमस्ते सर, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार. मैं जिससे मेरा सवाल है सर, एक तो टैक्स में बड़ा जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है जो सैलरी क्लास है जो मोस्टली इन्वेस्ट करता है जी इक्विटी में और थ्रू म्यूचुअल फंड, तो इसका प्रभाव तो पड़ना चाहिए, लेकिन मार्केट हम देख रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे नीचे जा रहा है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया. और कंजम्पशन क्यों, डोमेस्टिक कंजम्पशन क्यों कम हुआ? क्योंकि वैसे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो अच्छा चल रहा था. So what is the reason for market being slack, and do you see in next 3 months, 6 months this effect will be gone despite whatever Mr. Trump do or whatever the external factors do happen? Our market should be bouncing back in next 6 months. Thank you. बिल्कुल आपने ठीक कहा. देखिए, जो इसके अंदर इम्पैक्ट आने की उम्मीद हो सकती थी. पहली बात जो आपने कंजम्पशन की बात करी और मिडिल क्लास को रिलीफ जो सरकार ने इस बजट में दिया है, जो 7-8 साल से मांग रही थी मिडिल क्लास, वो बहुत बड़ा रिलीफ है. पर वो रिलीफ शुरू होगा अगले साल के फाइनेंशियल ईयर से, पहली बात. और उसका जो इम्पैक्ट है एक कंजम्पशन के पास, एक आपके पास और आप रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो तब आएगा 1 साल के बाद. कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, जब आपकी इनकम पूरे साल
आपकी कैलिब्रेट की जाएंगी। आप उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, पर उसको आप अभी खर्चा करना नहीं शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, ये जो 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 का है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंजम्पशन में वो खर्चा जो पैसा बचत दी है इस सरकार ने, वो आपके पास कंजम्पशन करेंगे या उसको फर्दर सेव करेंगे, वो एक क्वेश्चन रहेगा कि किस तरीके की स्थितियां अगले 1.5 साल में आगे हिंदुस्तान के प्रति और विश्व में होंगी। देखिए, इस समय विश्व के अंदर बड़ी ज़्यादा मंदी है, बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में अभी वो मंदी नहीं है, पर उसका इफेक्ट जरूर आता है, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पे विश्व से वर्क करती हैं, काफ़ी सारे काम देती हैं, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं। तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, हो सकता है वो अब ना काम कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए, तो वो खर्चे में, कंजम्पशन में वहाँ कमी आती है मेजरली। और इस वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि एक मायूसियत सी स्टॉक मार्केट में खासकर हमें देखने को मिल रही है। वो थोड़ी बढ़ सकती थी और बढ़ी भी बीच में, पर क्योंकि इस बार कैपेक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जैसे ही सरकार ने पिछले 7-8 सालों में अपने बजट्स में किया है, इसलिए हमें वो ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल पाया है अभी। पर मेरे विचार में जिस तरीके से सरकार अपने प्रोग्राम सिर्फ बजट को न रख के रिफॉर्म प्रोसेस स्ट्रक्चर्स के थ्रू हर साल प्रति साल, महीने प्रति महीने करती आई है, मेरे को उम्मीद है कि अगले 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर मार्केट्स अपने लेवल्स पे वापस आने लगेंगी। Mr. N.R. Prasad from Bengaluru joins us. Mr. Prasad, kindly pose your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Good evening, Mr. Agarwal, there are 2 questions. Yes, My first question is, all the 3 big events is over, which we were writing, 20th January, 1st February, 7th February. But even after this, FPI's withdrawal is about 7,300 crores in just 7 trading sessions this month, followed by mid-cap, 6 out of the 10 valued firms, around 1.18 lakh. But still, GDP is pegged at 6.7%. So when this market would revive, we have another 50 days, probably in the next 30-40 trading sessions, would it revive? See, my second question is, in the budget, of course, now it is 12 lakh, it is for 25-26. So am I right in saying that still when I filed this return in this July, this is for the 24-25, so capital gains still comes under my under 7 lakhs, where I did not have to pay the tax. Only when I make it in 2026 July, at that time this about 12 lakhs and capital gains will come separately for the 15%. You're very correct in terms of your second question. Please also remember the fact that, when you're going to be filing your return, this particular exemption is in the new tax regime. I do not know which tax regime you exist in. So accordingly, you need to be careful about the fact that this is in the new tax regime that this relief has been given. As far as the first question is concerned, please understand that not more than about 8-9% of the total wealth of this country is invested in the stock market, unlike a country like United States or Europe or other places in Europe, wherein roughly about 70-80% of the total wealth of the people gets invested in the stock market. And that's why the GDP correlation with regard to stock market movements is not there. Stock market goes up and goes down. 8-9% is a very small magnitude of the total investment of this country. People majorly invest in gold, in jewelry, in real estate and various other assets than stock markets. And that's why one cannot correlate the GDP. 6.3 to 6.8 is what is projected. And if you look at an average of 6.5, I think it is a very good projection for a country like India, because every year the base goes up. You can't, I tell people in a very simple manner, when child grows, you can see the growth in the height in a child. But once after a certain age is attained, you don't see that growth in the height. It is an overall perspective of growth which is supposed to be looked upon. And that's where you should not think that we'll keep growing at 7 or 8 or 9% year after year, given that the base is rising. कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र के दौरान मंदी का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% के नुकसान से 548 अंक लुढ़ककर 77,312 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 178 अंक गिरकर 23,382 के स्तर पर रहा। हालांकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में गिरावट का दायरा अधिक दर्ज हुआ। मिड कैप सूचकांक में 2% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.2% की गिरावट दर्ज हुई।
Benchmark domestic equity indices today ended with loss of around 0.7% amid mixed global cues and sell-off across all sectors. The 30-share index at Bombay Stock Exchange Sensex shed 548 points to close at 77,312. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 fell 178 points to settle at 23,382. The broader market indices at BSE ended with deeper cuts. The mid-cap index slipped over 2% and the small-cap index shed over 2.2%. In the Sensex index, 23 out of 30 companies ended in logged losses. In the top laggards, Power Grid dropped over 3.4%, Tata Steel slipped over 3%, and Zomato fell over 2.8%. Meanwhile, among the top gainers, Kotak Mahindra Bank rose 1.2%, Bharti Airtel advanced 0.9%, and ICICI Bank gained nearly 0.5%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors ended down. In top laggards, realty shed almost 2.7%, metal as well as consumer durables both lost over 2.6% each, and utilities fell almost 2.5%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 3,032 companies declined and 1,070 advanced, while 123 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 30 companies hit their 52-week high, while 153 hit their 52-week low. और अगले श्रोता के रूप में नासिक से शशिकांत हमारे साथ मौजूद हैं। जी शशिकांत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। या गुड इवनिंग टू ऑल स्पीकर्स, सभी स्पीकर्स को नमस्कार। नमस्कार। मेरा एक बहुत ही बेसिक सवाल है सर कि नाउअडेज सिंस let's say 3-4 years or 5 years we are emphasizing, I mean the portal is emphasizing to invest in mutual fund, and mutual fund investments has grown up like anything. But now the point is the positivity in the gain in mutual funds are also very visible. But now the capital gain tax or long-term taxes are being imposed on all transactions towards mutual funds. So the expected margin have automatically goes down by this thing. So how to understand and deal with this situation? I believe I could deliver my question. जी, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। Certainly. You see, first of all, it is a rule of the land that wherever you earn money and make revenues or profits, you have to pay taxes, because if taxes are not paid, how will the government go about running and providing services to the people at large, like the roads, highways, railways? If they don't collect taxes, where would they provide those services from? In a country like India, where we talk of direct taxes, where fortunately it's been reduced further this year by the Honorable Finance Minister, are one of the lowest as comes to direct taxes. In most countries across the globe, whether you look at developed countries or emerging markets, the average taxing is roughly about 65 to 75-80%, and that's where they provide free buses, free trails, free hospitals. In India also, to large extent, public sector hospitals and others are fairly free of charge or at a very low charge which is there. So it is important that they do it. Now this particular segment was out of the capital gains or the taxes, but now they have put it in, so one will have to go with the rule which is there. It will certainly dislucrative some people, but then those people who have made large chunks of money in the past, I think they will appreciate and they can continue with the investments in mutual funds. Leeladhar joins us from Greater Noida. Kindly ask your question. नमस्कार मैम। नमस्कार। अपना रेडियो थोड़ा कम कर दें प्लीज। जी मैम, जी सर। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अमेरिका से भी ट्रम्प साहब की रोज न्यूज़ें आ रही हैं और FIIs की भी सेलिंग मार्केट में कंटिन्यू है, तो 2025 के प्रोस्पेक्टिव से हम अपने मार्केट को क्या वीकनेस में देखें या पूरा स्ट्रेंथ में देख सकते हैं आने वाले टाइम में? जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी कोई नया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर और ऐसी देश का आता है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं,
तो थोड़ा बहुत जिटरिंग आती है, ये वेव आती है जैसे समुद्र के अंदर, वैसे जिटरिंग आती है, पर ये हमेशा ऐसे रहने वाली में से नहीं है। हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट के और हिंदुस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं, तो इसलिए मेरे विचार में कोई ऐसे निवेशकों को घबराने की बात नहीं है, पर जरूर ये देखने की बात है कि आपकी धैर्य कितना है, कितना आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, या अगर आपको डर ज़्यादा लग रहा है तो उसको बेच के निकलिए ताकि आपको लॉस आप मिनिमाइज कर सकें। एक बात ये जरूर मैं अमन यहाँ पे कहूंगा, हमारे जो श्रोता हैं और या भारत का निवेशक वर्ग जो है वो काफी जागरूक है। अमेरिका में क्या हो रहा है, कैपिटल गेन टैक्स क्या है और म्यूचुअल फंड्स में किस तरह की चीजें हैं, और पूरे साल भर का एक तरीके से खाका खींच के रखता है, तो ये काफी स्वस्थ संकेत हैं आर्थिक बाजार के लिए भी। चलिए, दिल्ली से जगमाल हमारे साथ मौजूद हैं जी, अपना सवाल पूछिए। पूरी मार्केट सियाराम, जय सियाराम जी, बताइए। हाँ जी, अग्रवाल साहब, पिछले फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि सवाल पूछते समय अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम धीमे कर दें, जिससे कार्यक्रम में व्यवधान ना हो। दूर है वैसे। चलिए पूछिए। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। ठीक है जी। सर, पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मेरी बेटी का एक हाउस प्रॉपर्टी बेची थी 28 लाख की, तो उसमें इंडेक्सेशन की वजह से 55,000 का कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया था जी। वो कैरिड फॉरवर्ड है इसमें ITR में जी। तो क्या इस साल मैं म्यूचुअल फंड रिडीम करके और 1,25,000 प्लस 55,000, 1,80,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स न्यूट्रलाइज हो सकता है? देखिए जी, ऐसा है, नॉर्मली जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो उसी एसेट के अगेंस्ट होता है। तो मतलब अगर आपको कोई गेन हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी से ही हुआ है तो उसको तो आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बट ये आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पता करें कि वो आप पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो बेटर रहेंगे इस स्थिति में, बिकॉज कैपिटल गेन्स में पिछले साल भी बजट में काफी चेंजेस आए थे, इस साल अगले साल के लिए और ज्यादा चेंजेस हैं। तो इसलिए जो माइनर डिटेल्स हैं वो आपको, बिकॉज वो इस चीज की जानकार ज्यादा बेटर हैं, वो बता पाएंगे, पर जहां तक रूल की बात है वो जिस एसेट से है उसी एसेट से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 5 पैसे की कमजोरी से 87 रुपए 47 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स 108.1 के स्तर पर दर्ज हुआ। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के अधिकारियों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नई दिल्ली में आज एक समर्पित भारत EFTA डेस्क का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि यह मंच भारत और EFTA के व्यवसायों के बीच एक सेतु का काम करेगा। यह व्यापार सुविधा, नियामक मार्गदर्शन और आर्थिक भागीदारी के समझौते के तहत निवेश संबंधों को मजबूत करेगा। And US President Donald Trump says he will introduce new 25% tariffs on all steel and aluminium imports into the United States, in addition to existing metal duties. The new tariffs will be announced today. Trump also stated that he will announce reciprocal tariffs on Tuesday or Wednesday, which will take effect almost immediately, matching the tariff rates imposed by other countries. Mr. Aman, we'd like to have a short expert comment on this from you. You see, in my opinion, for the first time after many years, we are seeing a president who thinks that he's a president of United States of America and not a president of the world. And so he is doing everything which is required to be done for the benefit of his country and his people. There is a disparity in tariffs which he is also imposing, which are not right, but then there are tariffs which have been imposed on United States by other countries, which I believe in reciprocal effect is right in terms of introduction when he looks at United States in particular. This particular structure will help economies to rethink their growth models going forward, and the fact that self-sufficiency like India has is critical in terms of long-term growth for any country, as a matter of fact. So I don't see anything wrong there which he is doing, but certainly the way he comes out is a little bullish in nature, and that is what scares most countries and investors in particular. जिसकी वजह से पूरे आर्थिक परिदृश्य पे कहीं ना कहीं हलचल ज्यादा रहती है। जी, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सरकार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक सोने का समुचित भंडार बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सोने की खरीद सुनिश्चित कर रहा है। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमेरिकी डॉलर रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख आरक्षित मुद्रा भंडार रहा है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने विभिन्न मूल्य वर्गों में अन्य देशों की मुद्राएं भी संरक्षित की हैं। निश्चित तौर पे
एक तरफ तो हम देखते हैं कि सोने के दामों में तेजी है, लेकिन उसके साथ साथ जो डॉलर है वो भी अन्य मुद्राओं के मुकाबले काफी तेजी से मजबूत हो रहा है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें या पूरे बाजार या पूरे आर्थिक परिदृश्य में कहीं ना कहीं हलचल है। देखिए, जो डॉलर के रेट हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली जो बढ़ रहे हैं, वो एक्सचेंज रेट का भी उसमें फर्क आता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमारा गिर रहा है, उसका फर्क आता है। दूसरा, हिंदुस्तान सोना खरीद रहा है, हिंदुस्तान मीनिंग सेंट्रल बैंक जी हिंदुस्तान का खरीद रहा है। ज्यादातर देश जो है जहां सोना खरीदा जाता है वहां पे सेंट्रल बैंक थोड़ा बहुत खरीदते हैं, बाकी लोग ज्यादा नहीं खरीदते। हिंदुस्तान में आम आदमी ज्यादा खरीदता है, भारत सरकार भी अब खरीदने लगी है, और उससे थोड़ा बहुत उनको सेफ्टी भी नेट बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान का। पर क्योंकि रुपया हमारा गिर रहा है काफी तेजी से, इस वजह से जो इम्पैक्ट उसका आ रहा है गोल्ड की प्राइसिंग के ऊपर, वो बहुत तीव्र पड़ रहा है, और इस वजह से हमें वो तेजी दिखाई दे रही है। चलिए नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पे। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पे मजबूती का दौर रहा। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स सूचकांक 0.4% की बढ़त से बंद हुआ। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी लगभग पूर्व स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय शेयर बाजारों के शुरुआती रुझानों में बढ़त रही। कारोबार के दौरान जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 0.5% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Any special reasons you see for this slight upward trend? What is the source of this comfort? Slight comfort, rather. No, I would not say that. It's more of a reorientation which is happening against what is expected to happen. I think there will be random movements which will happen in Asia and Europe as well, given the no clear intimation on the policy framework. Normally, when presidents or prime ministers of major countries come in, there is a projection of what is expected to happen in one go. We are seeing, every day radical movements which are coming in, news which are coming in, but which are not in tune with one framework which is happening. And that is where we are seeing these kind of movements happening across Asia and other parts of the world. Oil prices rose today as investors weighed US President Donald Trump's latest tariff threat on all steel and aluminium imports. Brent crude was trading over 1.3% up at $75.67 per barrel, and WTI crude gained almost 1.4% to trade at around $71.99 per barrel when reports last came in. Amanji, what's your very brief expert comment on this little rise in oil prices? Now, this is quite difficult to say as to why these oil prices are rising. It could be possible that the tariff rates which he is wanting to raise, the oil exporting countries are also looking at it at a negative feed, and they may want to hold it up again. But technically, when he initially talked about inflation to be controlled in the United States and that he will be looking at oil as a major factor, the market had responded that the oil prices are expected to go down. That means US will be dumping oil. So till they start dumping oil into the market, which they will have to do if they want to sustain the dollar at a higher rate, as well as keep the inflation low so that they can get more money and control the economic framework, they have no option but to dump oil in the immediate segment. And that time when we will see a fall, which may happen, provided the OPEC countries do not control the supply as they have done in the past. नफर डालने थे सराफा बाजार में सोना आज बढ़त से 1.1% बढ़कर 85,940 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 0.6% की बढ़त से 96,210 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 1.1% बढ़कर 85,821 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी का वायदा भाव 0.5% की बढ़त से 95,833 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज रहा। चांदी और सोना ये नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने भी कहा कि जिस तरह से हमने खबरें पढ़ी कि केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक भी सोना खरीद रहा है, जो भारतीय नागरिक है उसके मन में सोने के प्रति तो ललक स्वाभाविक ही है। बहुत संक्षेप में समय की चूंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा, हिंदुस्तान में ही है जहां बुलियन मार्केट सबसे ज्यादा देखी जाती है। वो इसीलिए देखी जाती है कि जो 2/3 हिस्सा हम पहले ही खरीदते हैं, 1/3 जो रह जाता है उसका भी जाना जाता है कि 50% हिंदुस्तान इंपोर्ट कर लेता है इलीगली या लीगली। चलिए अमन, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Yes, listeners, Prime Minister Narendra Modi embarks on diplomatic tour to France and the US to co-chair AI Action Summit in Paris tomorrow. Benchmark domestic indices end negative territory amid mixed global cues, and crude oil prices surge over 1%. Brent crude trades at $75.67 per barrel. And that's it in edition of Market Mantra. Namaskar.